नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 का साइंस किताब का अध्याय 1 पढ़ेंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अच्छा अगर कंटेंट आपको लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। साइंस क्लास 7 का अध्याय जो 1 है उसका क्या नाम है? जल और जंगल। जल मतलब सभी लोग जानते हैं वाटर, और जंगल मतलब फॉरेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा जब पेड़ पौधे जहाँ पर हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे झाड़ियाँ अगर घना है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा घने हैं तो उसको क्या बोलेंगे? जंगल। अब ये पाठ में हमारा क्यों दिया हुआ है? पहली बात तो ये कि क्यों हम लोग को जल और जंगल के बारे में पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो भी जीवन हम लोग जी रहे हैं, ये इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जल के बिना क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं। जितने भी जीव जंतु मनुष्य जितने भी हैं वो इसके बिना, वाटर के बिना जिंदा नहीं रह सकते। और ये वाटर के लिए ज़रूरी है कि पेड़ पौधे हों। कैसे? क्योंकि जब वर्षा होगी, पेड़ पौधे जब जहाँ ज़्यादा रहते हैं वहाँ क्या होता है? जो भी पेड़ पौधे हैं वहाँ पे ज़्यादा वर्षण होती है। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि जो जल है वो हमारे दैनिक जीवन में या फिर कोई भी फैक्ट्री भी है उसको चलाने के लिए जो है वो जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या एक बात आपने हमेशा सुनी होगी कि इस पृथ्वी पर बहुत पानी है, पानी ही ज़्यादा है, लेकिन क्या सारा पानी हम अपने उपयोग में ला सकते हैं? तो नहीं ला सकते हैं। आप देखिए हमारा पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ। फिर भी हम लोग पानी के लिए बहुत जगह देखिएगा कि कितने किलोमीटर पैदल चल चल कर जाते हैं पानी लाने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम लोग इस पार्ट में देखेंगे कि क्यों हो रहा है। पानी की ज़रूरत तो है, उससे ज़्यादा हम उपयोग कर ले रहे हैं, तो कैसे इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो 71% भाग पर तो जल है, लेकिन पीने योग्य कितना है? या फिर जो मनुष्य अपने लिए उपयोग करता है पीने में, खाने में, तो वो कितना है? 0.06%। इतना कम परसेंटेज है। एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक पृथ्वी है, इसमें ये इसका जो है 97% भाग जो है वो खारा है। कैसा पानी है? खारा। और मात्र 3% जो भाग बच जाता है वो कैसा पानी है? मृदु, नॉर्मल, जो सॉफ्ट जल होता है ना, सॉफ्ट पानी, वो है। और ये है हार्ड वाटर, ये है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर कहने का मतलब है कि जो साबुन के साथ झाग नहीं दे, हम लोग अपने उपयोग में नहीं लाए। नमक युक्त, बहुत ज़्यादा नमक का मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत हाई, जिसका हम लोग ना खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं ना नहाने में। समुद्र में हम लोग इंजॉय करने के लिए तो नहाते हैं, लेकिन उस पानी से नहाकर पूरे दिन ऐसे नहीं रह सकते। और जो सॉफ्ट वाटर है वो कितना है? 3%। अब इसमें भी बढ़ जाता है। इसमें भी क्या है कि जो 0.006% भाग ही जो है वो हमारे उपयोग के लिए है, बाकी सब भी पानी वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी सब पानी का बर्बादी, जो भी हम लोग अगर मान लीजिए मुँह धो रहे हैं तो क्या है, नल हम लोग खुला छोड़ देते हैं, तो उससे क्या है, जो सॉफ्ट वाटर है, जो पीने योग्य भी पानी है, वो हम लोग बर्बाद कर दे रहे हैं। तो वैसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। इसी सब के पानी की कमी को देखते हुए जो है
और जो भी इसके बर्बादी हो रहा है उसके अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए जो है वो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, जल दिवस, ताकि लोगों तक जल का जो महत्व है उसके बारे में जागरूक कर सके और कैसे पानी को बचा सकते हैं अगली पीढ़ी के लिए या फिर खुद के लिए भी, ये सारी जानकारियाँ हम लोग को दी जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग इतना चीज़ तो देख लिए कि पानी तो ज़रूरी है खाने में, सुबह से लेकर शाम सोते सोते तक हम लोग को पानी चाहिए, पानी के बिना हम लोग जीवित भी नहीं रह सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो जल है वो कौन कौन अवस्था में, यानी कौन कौन सा रूप में हम लोग को मिलता है। तो मुख्य रूप से कितने रूप में मिलता है, तो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कितने अवस्थाओं में, 3, एक ठोस, दूसरा द्रव्य और तीसरा वाष्प। हम लोग 3 अवस्था, ऐसे भी पदार्थ का भी 3 अवस्था पढ़े हैं ना, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ये जो पानी है ये ठोस रूप में भी मिलता है हम लोगों को, द्रव्य रूप में भी और गैस रूप में भी। ठोस रूप में हम लोग कैसे कह सकते हैं कि पानी मिलता है, तो क्यों नहीं कह सकते हैं ना। ठोस रूप में यानी अगर पानी को हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, जम जाता है, बर्फ बन जाता है, वो ठोस ही रूप तो हो जाता है। तो पानी का ठोस रूप क्या हुआ, बर्फ। द्रव्य रूप क्या हुआ, द्रव्य रूप यानी खुद पानी, जो पानी है वो खुद द्रव्य रूप में है, लिक्विड रूप में है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो पानी है नॉर्मल वाटर वो द्रव्य रूप में है। अब वाष्प में हम लोग कैसे कह सकते हैं कि वाष्प होता है, तो हाँ कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए पानी गर्म किए तो भाप बनकर जो ऊपर उड़ता है वो क्या है, उसमें भी पानी है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है वो पानी ऊपर जाता है, फिर जम कर ही संघनित होकर वो क्या बादल का रूप ले लेता है। तो वही पानी ही है जो गैस के रूप में ऊपर उठ जाता है, तो वो हो गया वाष्प। ठीक है, तो जल का 3 अवस्था क्या क्या हो गया, ठोस, द्रव्य और गैस। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो जल है, शुद्ध जल, कैसे हम लोगों को प्राप्त होता है। तो हम लोग कहाँ से पानी पीते हैं, हम लोग क्या समुद्र का पानी पी सकते हैं, नहीं। इतना प्रतिशत भाग होते हुए भी पृथ्वी में इतना प्रतिशत भाग पानी का है, लेकिन हम लोग सारा उपयोग नहीं ला सकते, अपना यूज़ नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि कौन पानी हम लोग अपने लिए उपयोग करते हैं। तो जो भी मोटर से, जो भी धरती के नीचे जो पानी है उसी का हम लोग यूज़ करते हैं, या तो हैंडपम्प से निकाले, मोटर से निकाले, या फिर कोई भी ऐसा तरीका जो कि हम जो जल है, जो धरती के नीचे का जल है उसको हम लोग लेते हैं, वो क्या होता है, शुद्ध जल होता है। ये जो धरती है ना एक छन्नी के जैसा काम करता है, जैसे ही बारिश हुआ तो वो नीचे छन छन के पानी जो है वो नीचे पहुंच जाता है और ऊपर अशुद्धियाँ रह जाती हैं मिट्टी में। ठीक है, अब देखते हैं कि जो भी ये पानी है वो कैसे हमारे धरती तक पहुंचा, और ये पानी के साथ क्या आया है अध्याय में, जल और जंगल। तो देखते हैं हम लोग कि दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि ये समुद्र है, तालाब है, जो भी है, आप मान लीजिए ये क्या है, समुद्र है, तालाब है, जो भी है। अब क्या है, सूर्य का रोशनी पड़ा, ये पानी जो है नदी का पानी क्या हुआ, गर्म हो जाता है। आप घर में भी पानी गर्म करेंगे तो ऊपर भाप दिखाई देता है कि नहीं, देता है। तो ये जो समुद्र का पानी या नदी का पानी या तालाब का पानी जो भी गर्म हुआ, गर्म होकर इकट्ठा कलेक्शन, इसको क्या बोले, ये पानी का कलेक्शन है। ठीक है, बहुत सारा इकट्ठा है। अब यही पानी गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर की ओर उठता है। कैसे उठ रहा है, ऊपर जा रहा है भाप की ओर। इवोपरेशन इसको बोलते हैं, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बारे में हम लोग क्लास 6 में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि जो भी भाप बन के पानी ऊपर उठा उसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण, वाष्पित हो गया, गैस के रूप में
ऊपर चला गया। अब यही जो पानी है वो ऊपर जाकर कुछ ऊंचाई के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। होता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए घर में अगर हम लोग पानी गर्म करते हैं और उसके ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं तो पानी जो है वो भाप बन के ऊपर उठता है और ढक्कन में भाप ही जाकर ऊपर चिपक जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग ढक्कन को हटाते हैं या फिर ठंडा होता है, ढक्कन के नीचे क्या देखते हैं हम लोग, पानी का ड्रॉपलेट्स, बहुत सारा पानी का बूंद रहता है। तो वही जो वाष्प बन के ऊपर उठ के ठंडा हुआ वो पानी के रूप में फिर से हो जाता है। तो यही जो वाष्प बना, भाप बना, ये ऊपर होकर क्या होता है, कंडेंशन, मतलब संघनित हो जाता है। संघनन मतलब जो भी वाष्प बना वो धीरे धीरे क्या होता है, संघनित होकर यानी ऊपर जाकर ठंडा होता है। ठीक है, ठंडा होकर जो है एक बादल का रूप ले लेता है। किस चीज का रूप? बादल का रूप। बादल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाउड। अब यही क्लाउड जो है बहुत सारा इवोपरेशन हो रहा है, बादल बन रहा है। सिर्फ ये पानी का इवोपरेशन से ही सिर्फ बादल नहीं बनता, और कहाँ से हो रहा है इवोपरेशन, या फिर कहाँ से वाष्प निकल रहा है? मान लीजिए कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के पत्तियां, जो भी एक्स्ट्रा जो वाटर रहता है पेड़ पौधों में, वो क्या करती हैं, निकालती हैं बाहर की ओर। ठीक है, तो जो भी पत्तियों से जो पानी निकला उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प के रूप में उत्सर्जित बाहर की ओर निकल रहा है। तो जो भी पत्तियों से जो भी पानी बाहर निकल रहा है वो भी वाष्प बनकर कहाँ जाता है, वो भी ऊपर जाता है और संघनित होकर क्या बनाता है, अल्टीमेटली बादल ही बनाता है। अब ये बादल जो है, बहुत सारा बादल बन गया ऐसे ही इवोपरेट हो होकर। अब जब बादल का एक बादल अपना भार सह नहीं पाता, बहुत इसमें पानी के ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या होता है, फाइनली ये वर्षण के रूप में, प्रेसिपिटेशंस के रूप में ये नीचे बूंद बूंद करके वर्षा कर देते हैं। बारिश होती है ना, तो बारिश होने का यही प्रोसेस है। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं उतना भी उसमें उसकी पत्तियों में से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। जितना पानी का बड़ा स्रोत होगा वहाँ पे भी इवोपरेशन, जो वाष्पीकरण है पानी का, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलते रहता है। ठीक है, तो क्या हो गया, लास्ट में वर्षा हो गया, बारिश हुआ। बारिश की बूंदें जब भी धरती पर पड़ी तो कितना बह बह कर कहाँ गया, नदी में, तालाब में, और नदियाँ जो है फाइनली बहकर कहाँ चली जाती हैं, समुद्र में। तो जो भी पानी है वो समुद्र में मिलने के कारण वो तो खराब हो गया, पीने योग्य नहीं रहा, हम लोग उसका खाना बनाने में या फिर पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पानी थोड़ा बहुत बचा या तालाबों में या फिर खेतों में, तो वो क्या है, रिस रिस कर अंदर चला गया, भूमि के अंदर। ठीक है, एक छलनी के जैसा भूमि काम कर रहा है यहाँ पर। जो भी बारिश हुआ वो धीरे 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 भूमि के अंदर चला गया, और जो भी गंदगी था भूमि अपने अंदर सोखते सोखते नीचे शुद्ध जल पहुँच जाता है। तो जो भी पानी जो है वो अंदर तक चला गया वो हो गया भौम जल। ठीक है, लेकिन जो भी बारिश होता है वो नदियों में अगर गया तो नदियाँ बहकर कहाँ चला गया, वो चला गया समुद्र में, जो कि बेकार पानी हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को, जो भी वाष्पीकरण हो रहा है, फिर बादल बन रहा है, बादल से बारिश हो रहा है, फिर यही बारिश जो है वो समुद्र नदी में मिल रहा है, फिर इसी पानी का जो है वो वाष्पीकरण हो रहा है, फिर बादल बन रहा है। यही जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं, जलीय चक्र, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। अब हम लोग देख लेते हैं, वर्षा जल का चरम स्रोत है, ये तो हम लोग जान गए। सबसे ज़्यादा जो पानी है हम लोग को, मेन जो स्रोत है वो क्या है, वो है वर्षा।
लेकिन क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हम लोग खेती कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्षा का जल पर ही हम लोग निर्भर हैं खेती करने के लिए? तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अब बहुत सारे हम लोग क्या है, एक से एक तकनीक भी आ गया। जैसे अगर मान लीजिए मोटर लगा लिए तो हम भौम जल को ही खेतों में डाल रहे हैं। चापाकल का पानी कहाँ डाल रहे हैं? सिंचाई में, पौधों की सिंचाई में, जो भी हम लोग रोप रहे हैं। तालाब बना रहे हैं, तालाब का भी पानी हम लोग सिंचाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारा पानी जो है हम लोग सिंचाई में इस्तेमाल तो कर दे रहे हैं। यानी वर्षा जो है एकमात्र स्रोत नहीं कह सकते हैं हम लोग। अब इतनी चीज़ें हम लोग देखें कि जो भी वर्षण के चलते जो पानी है वो सारा बहकर कहाँ चला गया? तो समुद्र में। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि जो भौम जल हम लोग उतने देर से बात किए हैं कि भौम जल क्या है? तो नीचे पाए जाने वाला पानी, भूमि के अंदर जो भी पानी है, थोड़ा सा देख लीजिए, भूमि के नीचे पाया जाने वाला वह जल जो चट्टानों के नीचे पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। भौम जल तो है जो भी धरती के नीचे जो पानी है उसको हम लोग अपने उपयोग के लिए क्या क्या काम कर दिए? हम लोग कुआं खोद दिए, चापाकल, मोटर, ये सब चीज़ों से जो भौम जल को हम लोग लगातार उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जितना भौम जल में अगर वही पानी हम लोग इस्तेमाल कर लिए और फिर से वहाँ उतना ज़्यादा बारिश हो गया और सारा पानी नीचे अगर रिस कर चला जाता है तो जो भी नीचे का जो भी चट्टानों के बीच पानी है वो वापस भर जाता है। लेकिन क्या है, हम लोग पेड़ पौधे ज़्यादा काट रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए रोड बनाना है, सड़क बनाना है या फिर कोई इंडस्ट्री लगाना, तो बड़े पैमाने पे बड़ा क्षेत्र में क्या है, पेड़ पौधों को काट देते हैं, जिससे वहाँ क्या है, ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो पाता और पेड़ पौधों के कारण जो है वो वर्षा कम हो जाता है और हम लोग लगातार भौम जल को उपयोग करते जा रहे हैं। तो वहाँ का जो नीचे का भौम जल का स्तर है वो क्या होते जा रहा है, नीचे चल जाते जा रहा है, क्योंकि जितना पानी हम लोग इस्तेमाल में ले रहे हैं उतना वापस धरती के अंदर जा ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि भौम जल तो उपयोग कर रहे हैं, नीचे जाने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो पहले हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, वनों की कटाई से वर्षा कम। सबसे बड़ा चीज़ है कि जितना भी है, जहाँ भी पेड़ पौधा हम लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि उसको साफ करके हम अपना बिल्डिंग बना लें, हम अपना अपार्टमेंट बना लें। ठीक है, तो जो भी हम लोग ये पेड़ पौधे को काट दे रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, वर्षा कम हो जा रहा है। और देखिए, भूमि जल का उपयोग तो हम लोग कर ही रहे हैं, वापस उतना वर्षा हो नहीं पा रही है कि अंदर उतना पानी जाए, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, हम लोग उपयोग कर ले रहे हैं, घर का निर्माण कर ले रहे हैं। अगर मान लीजिए पक्की सड़क बना दिए तो क्या सड़क पानी को नीचे रिसने में मदद करेगा? नहीं, नीचे सोखने ही नहीं देगा, रिस नहीं पाएगा पानी। तो जब अंदर पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा सड़क से, तो नीचे का लेयर पानी का वो कम होते जाएगा कि नहीं। हम लोग बगल में मोटर लगा दिए हैं और सड़क एकदम सब जगह जो है प्लास्टर है नीचे, तो पानी तो सोख नहीं पाएगा ना, नीचे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा धरती, पानी वहाँ का पानी बह कर कहीं और चला जाएगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि अक्सर जो है वो शहरों में पानी का लेयर हमेशा नीचे चला जाता है, जो जल स्तर है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि पानी जो भी वर्षा भी हो रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको धरती जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब देखते हैं तालाबों को भरकर खेतों को बनाना। क्या कर रहे हैं हम लोगों को, अब तालाब की जगह मिट्टी भर के उसको भी प्लेन कर दे रहा है, उसमें है खेती करने लग रहे हैं।
जबकि तालाब में जो है वो इतना गड्ढा भी रहता है और बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी रहता है, जो धीरे 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 क्या है, पृथ्वी धीरे धीरे सोखते रहती है, अपना ऑब्जर्व करते रहती है थोड़ा थोड़ा। लेकिन उसकी जगह भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, उसके जगह खेत बना दे रहे हैं। अब खेत में जब हमारा फसल है तभी पानी डाल रहे हैं, और कुछ समय बाद जब फसल काट ले रहे हैं तो पानी हम लोग डाल ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ का भी लेयर क्या है, इन सारे वजहों की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा भूमि का पानी है वो नीचे चलते जा रहा है। अब देख लेते हैं कि जो भी ये पानी का लेयर भौम जल है वो नीचे जा रहा है, तो क्या वो वापस कैसे वहाँ तक पहुँचता है। मान लीजिए कि हम पानी ले रहे हैं, निकाल रहे हैं चापाकल से या मोटर से, तो वहाँ का पानी कैसे भर रहा है, तो जिस प्रक्रिया से भर रहा है, जैसे पृथ्वी धीरे 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 एब्जॉर्ब करके नीचे तक पानी पहुँचा रही है, तो उस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, अंतः स्पंदन। तो अंत मतलब क्या, अंदर, स्पंदन मतलब एब्जॉर्ब होना, धीरे धीरे रिसना। तो यही जो प्रक्रिया है अंतः स्पंदन की प्रक्रिया, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। किस लिए, भौम जल स्तर को पुनः भरने के लिए, यानी जो भी नीचे का पानी हम लोग ले रहे हैं वो वापस कैसे वहाँ पानी आ जाता है। हम लोग सोच सकते हैं ना कि नीचे मैम हम तो पानी निकाल रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन वहाँ का पानी कैसे वापस आ गया कि हम लोग को लगातार मिल रहा है। तो यही जो अंतः स्पंदन का प्रक्रिया है, वह उसी प्रक्रिया के चलते हम लोगों को क्या मिलता है, भौम जल में पुनः पानी मिलता है, दोबारा पानी मिलने लगता है, बार बार मिलता है। जैसे देख लीजिए, जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरती है, ठीक है। जब पृथ्वी पर बने गड्ढे, तालाबों, नदियों में जमा होता है और धीरे धीरे रिस कर कहाँ चला जाता है, पुनः धरती के अंदर। यानी बारिश हुआ या फिर कहीं तालाब है, अगर मान लीजिए भारी बारिश हुई तो क्या हुआ, बारिश का पानी गड्ढा में भी जमा होगा, तालाबों में भी जमा होगा, तो वही जो है पानी रिस कर कहाँ चला जाता है, धरती के नीचे। तो इन सारी प्रक्रियाओं से यानी अंतः स्पंदन से जो है भूमि के अंदर का जो पानी है वो पुनः हम लोगों को दोबारा हम लोगों को मिल जाता है। अब इतना चीज़ तो हम लोग देख लिए कि जो भी पानी है, पानी के उपयोग, और जो पानी को है वो अगर लेयर को हम लोग को हमेशा बनाए रखना है तो क्या ज़रूरी है, अंतः स्पंदन। अब इन सारा चीज़ों के बाद हम लोग देख लेते हैं कि जंगल का सीधा सीधा जो है वो संबंध किससे है, जल से। यानी जंगल को हम लोग नष्ट करेंगे तो क्या होगा, पानी भी, जल क्या है वो बहुत कम होते जाएगा, कम होगा ना, क्योंकि जंगल बहुत ज़रूरी है। जंगल से हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, जंगल का बड़े पैमाने पे हम लोग काटते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को लकड़ी भी चाहिए, और ये बहुत सारा औषधि भी अगर वैसा मिल रहा है पेड़ से तो औषधि की वजह से हम लोग काट रहे हैं। जो भी लकड़ी का सामान बनाना है, जैसे सोफ़ा हुआ, बेड हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा हम लोग पेड़ को ही काट दे रहे हैं। तो पेड़ के जो भी हम लोग को, पेड़ से जो भी चीज़ चाहिए अपना उपयोग के लिए हम लोग ले रहे हैं, और धीरे धीरे जो है वो जंगल को नष्ट करते जा रहे हैं, जिसके कारण ये जो है वर्षा जो है वो नहीं हो पा रही है, और वर्षा के कारण जो है वो भूमिगत जल भी कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग कुल मिला के जल और जंगल दोनों के बारे में पढ़ लिए। जंगल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग को पेड़ भी नहीं काटना चाहिए। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में और भी कोई दिक्कत हो, या फिर वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किसी तरह का कोई सुझाव है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए।
और वीडियो को जो है वो पूरा कंटिन्यू देखिए, क्योंकि बीच में आप स्किप कर देंगे तो नहीं समझ में आएगा। बीच में छोड़िए नहीं, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। धन्यवाद।